नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे पहले भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कई क्लास लिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? मतलब द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्वाजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे सर्वाधिक जो संवेदनशील अवधि कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बच्चे सीखते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवधि होता है। ठीक है, 2 से 6 साल। ठीक है, जन्म से पूर्व जो होता है उसमें क्या होता है बच्चे, प्रीनेटल स्टेज उसको बोला जाता है, और मिडिल चाइल्डहुड 7 से 11 वर्ष, और एडोलेसेंस होता है 12 साल से 18 साल। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रोपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। आपको बता दें कि जो लॉरेंस कोलबर्ग ने कितने दिए हैं, जो नैतिक विकास सिद्धांत यानी मोरल डेवलपमेंट दिया है थ्योरी, उन्होंने 3 लेवल दिया है और 6 स्टेज दिया है। 3 लेवल यानी 3L लिख सकते हैं, 6 स्टेज 6S। तो यहाँ पे पूछा है हमको प्रपोज्ड बाय द मोरल डेवलप स्टेज के बारे में पूछा है, तो स्टेज कौन कौन सा है? ठीक है, तो हम देख लेंगे। प्रसुप्ति अवस्था ये नहीं हो जाएगा, उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक ये तो प्याजे का है, उसके बाद उद्योग बनामाधीनता ये भी नहीं। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यानी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 3rd नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन ए टीचर ऑफ्टेन पे मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल, दिस इज एन एग्जाम्पल। यानी कि क्लास के परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक क्या करता है, लड़की की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? तो यह है हमारा जेंडर पक्षपात का यानी जेंडर बायस का है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर प्रश्न है हमारा दिया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is an effective strategy to reduce children gender stereotyping and gender role conformity। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ये तो और बढ़ेगा इससे। 3रा नंबर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, इससे भी और जो है यो जेंडर बायस वो बढ़ेगा। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना ये भी गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए जो है डिस्कस अबाउट जेंडर बायस के बारे में हमको डिस्कस करना चाहिए कि ये गलत है या ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम जेंडर जो पक्षपात है उसको हम कम कर सकते हैं, यानी जेंडर रूढ़िवादिता को कम कर सकते हैं। उस पर जब हम चर्चा करेंगे, ठीक है, डिबेट वगैरह कराएंगे तो कम करा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वाइल व्यूइंग चिल्ड्रेन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एंड एम्फेसाइज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन देयर थिंकिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देयर थिंकिंग, वो हमारा हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की जो है, उन्होंने सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया है, सोशियो कल्चरल थ्योरी दिया है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो 5 का जो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा लेव वाइगोत्स्की वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, 6ठा नंबर प्रश्न है हमारे पास दिया हुआ है, जिक्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की, यानी जिक्सो पहेली है उनको करते हुए 5 वर्ष की नजमा जो है स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ठीक है, करा वाइल वर्किंग जिक्सो पजल्स 5 year old नजमा से हरसेल्फ वेयर इज द ब्लू पीस, नो not this one, darker one that should go here and make this।
कह रहा है कि नजमा जो इस तरह के बात कर रही है और अपने काम को जो दिशा कर रही है वो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा प्राइवेट स्पीच, ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यक्तिगत चर्चा। अगर यहीं पे वाइगोत्स्की की जगह अगर हमें पियाजे दिया जाता तो ये फौरन आंसर इसका ए फर्स्ट नंबर यानी ए ना होकर के चौथा नंबर पे चला जाता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी आत्म केंद्रित। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7वां नंबर प्रश्न है, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रेन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एन वेन नीड इज एन एग्जाम्पल्स। बच्चों को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। जब हम बच्चे को सहयोग देते हैं किसी कार्य को करने के लिए, यानी कि थोड़ा सा सहयोग दे दिया उसके बाद उन्होंने वो काम कर लिया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संकेतात्मक, जिसको कहा जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल, को विशेषित करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशन थॉट्स। ये तो इसमें आएगा, फॉर्मल ऑपरेशन में आएगा। ठीक है, ये कंक्रीट में नहीं आएगा। कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन, ये हमारा कंजर्वेशन में आएगा। उसके बाद है डेफर्ड इमिटेशंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये नहीं है, ये तो हमारा अर्ली चाइल्डहुड में ही आ जाएगा। ठीक है, मैक, बिलीव, पले, ये सब भी अर्ली चाइल्डहुड में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यही होगा क्या, हमारा मूर्त संकेतात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 9 नंबर प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पिजेटियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजे की संरचना है। तो पियाजे ने क्या दिया था, हमारे पास क्या दिया था, पियाजे स्कीमा दिया था, एसिमिलेशन, एडाप्टेशन, एकोमोडेशन, यही दिया था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है स्कीमा यही आएगा। अवलोकन वगैरह ये दूसरे थ्योरी से संबंधित है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट हो गया, कंडीशनिंग हो गया, ऑब्जर्वेशन लर्निंग हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। जो हम आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना। श्रेणी क्यों, रैंक क्यों डिसाइड करेंगे, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो हमारा ये तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट। जो संबंधित अवधारणा उनके बारे में बच्चों में कितनी स्पष्टता है या कितना कॉन्सेप्ट में कमी है उनको दूर करना। ठीक है, यही हमें जानना है, आकलन के द्वारा हम यही जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, यानी बुद्धि के बारे में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। ठीक है, तो ये है पहला, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होता है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा या निर्धारित किया जा सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एक एकांकी विशेषक है। इंटेलिजेंस यूनिटी फैक्टर नहीं, ये मल्टी फैक्टर होता है। ठीक है, बुद्धि बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज, तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 11 का हमारा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। रूही always thinking multiple solutions and problem many which are original solutions. रूही is displacing children. अब कह रहा है कि कई दिशाओं में सोचता है। ठीक है, कई तरीके का एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके सॉल्व करने के लिए कई तरीके से सोचती है। तो वो हमारा क्या किस में आ जाएगा, क्रिएटिवेटिव थिंकर में, यानी क्रिएटिवेटिव जो होगा, सृजनात्मक जो होगा वही तो सोचेगा, किसी भी काम को करने के लिए उसका सोल्यूशन कई प्रकार से सोचेगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है,
इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंग टू ए deprived ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ए टीचर शुड। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहमति कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, बच्चे की अगर सहमति कम है यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो वंचित समूह है तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए नहीं, इस स्थिति जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, या फिर इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। यही बिल्कुल सही है, क्योंकि अपनी जो शिक्षण पद्धति उसमें विचार करिए, सुधार करिए तथा बच्चे की जो सहभागिता में उसमें सुधार करने के लिए हमें क्या करना है, नए तरीके से सोचना है, नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो 13 का 4 नंबर ऑप्शन होगा वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को, समावेशी जो कक्षा है हमारा उसमें एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को यानी इन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स तैयार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत, कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी गलत होगा। क्या होगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, शुड एक्टिवली प्रिपेयर। तो हमें क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चौथा है तैयार करने के लिए उत्साहित करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर हमारा प्रश्न दिया हुआ है, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। ठीक है, पठन वैफल्य बच्चों के लिए प्राथमिक लक्षण क्या है। तो जो पठन वैफल्य है यानी जो डिसलेक्सिया वो पढ़ने में कठिनाई है, तो हमारा अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर ये गलत हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग फ्लुएंसी इन रीडिंग ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है एबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, इनएबिलिटी ये सही हो जाएगा। 3rd नंबर जो है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है, ये भी 3rd नंबर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एक ही गति विषय को कार्य को बार बार दोहराना नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो 15 का 3 नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 16 नंबर प्रश्न दिया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है। कर द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 इज बेस्ड ऑन। ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत पर, दी बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल पर नहीं, अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अभिवृत्ति नहीं, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य ये सही हो सकता है, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा का उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3rd जो होगा एज राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक प्रोस्पेक्टिव, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 3 नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 का 3 करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 17 नंबर प्रश्न है दिया है यहाँ पे। ठीक है, इज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरी। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्रक्रिया रूप से क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजिंग, बिल्कुल गलत, यंत्र वंत्र याद करने पर आधारित नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रबलन पर केंद्रित, सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्मेंस, अनुबंधन द्वारा अर्जित या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। तो हमको क्या करना है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए, ऐसा पढ़ाना चाहिए जिसका माने हो तो प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। ठीक है, तो 17 का जो 4 नंबर ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 18 नंबर प्रश्न दिया है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। नेवी थ्योरी दैट चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिनन। ठीक है, बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांत से बदल लेना चाहिए। ठीक है, तो हमारे क्या अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहजानुमूत सिद्धांतों के बारे में शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बच्चों को दंडित भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चे को दंडित करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा।
बार बार याद करने के लिए एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रतिकूल प्रमाण या उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, ताकि यानी कि बच्चे को किसी में कन्फ्यूजन है या कुछ है तो उसको हम ऐसा उदाहरण दें जिससे वो समझ सके। ठीक है, चैलेंज देना है, शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस, हमको उसको प्रूफ देना है और एग्जाम्पल से देना है जिससे क्या हो सके, उसके अंदर क्लियरिटी आ सके। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। जो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स क्या करता है, वो करता है केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होना, बिल्कुल गलत नहीं होगा। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ठीक है। यंत्रवंत याद करना, रोट मेमोराइजेशन को बिल्कुल बैन किया गया है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना एवं वर्गीकरण करना, तो चौथा नंबर भी गलत है। जो हमारा 19 का जो सेकेंड होगा, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता, वो हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, कंप्लीटली सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, इंटरवोमेन मूथ है, सन्निहित है। तो हमारा क्या है, एक दूसरे से सन्निहित है, यानी इंटरवोमेन है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इमोशंस एंड इग्निशन, ठीक से, एंटर वो मूव में विथ, ये सन्निहित हो जाएगा, हम इसको हिंदी में बोलेंगे सन्निहित। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, 21 नंबर प्रश्न दिया है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम ए कंस्ट्रक्टिविस्टिक प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम पुनरुत्थान एवं स्मरण की प्रक्रिया है, लर्निंग एज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, नहीं। अधिगम यंत्रवंत्र याद करने की प्रक्रिया, ये भी नहीं। अधिगम आवृत्त संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। लर्निंग इज कंडीशन बाय बिहेवियर बाय रिपीटिव एसोसिएशन, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉलेज बाय द एक्टिव इंगेजमेंट। तो हमारा हो जाएगा अधिगम सक्रिय विनियोजन द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमारा 21 का जो चौथा नंबर प्रश्न होगा, चौथा ऑप्शन जो होगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 22 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। ठीक है, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विथ क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये क्या है, अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है। तो ये हमारा क्या है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांति उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, यह अवधारणात्मक समझ की बजाय कार्यविधि प्रक्रिया का ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्या है हमारा, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण गैर उदाहरण देते हैं तो वो क्या होता है, अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी बच्चे को लगातार दंड देते हैं या फिर पुरस्कार देते हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में पूछा गया। ठीक है, अब है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, मतलब इमोशंस या मोटिवेशन बोल सकते हैं। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये भी गलत है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्य के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो हमें कहा बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भाग लेने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने के लिए प्रभाव पड़ता है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक जो अभिरुचि रहेगी या जिज्ञासा जो रहेगी वो कम रहेगी। जब हम उसको दंड देंगे तब वो पढ़ना चाहेगा या फिर उसे पुरस्कार देंगे, अपना उसका जो नेचुरली होगा वो प्रोसेस धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इसलिए कहा गया है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक जो अभिरुचि थी, अपने आप की अभिरुचि और जिज्ञासा जो सीखने की थी वो कम हो जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 24 नंबर प्रश्न है,
ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। शारीरिक दंड, ये बिल्कुल गलत है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तो ये हमारा हो जाएगा कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। उसके बाद है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये और निरंतर तुलनात्मक मूल्य। तो हमें क्या करना है, कंपैरेटिव नहीं रखना है, तुलनात्मक नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है, सेकंड है और थर्ड है इसमें दिया ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ 25 नंबर, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज करते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चों की जो जटिल अवधारणा, अलग अलग समुदाय के बच्चे हैं, अलग अलग परिवेश से आ रहे हैं, उनकी असफलताओं की समझ को किस प्रकार के सहज बना सकती है। ठीक है, स्वाभाविक, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा है एक व्याख्यान दे करके प्रतियोगात्मक अवसरों की व्याख्या करके बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा अन्वेषण परिचर्चा के लिए अवसर देना। तो हमारा सबसे अच्छा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी अन्वेषण, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कस। ठीक है, तो हमारा 25 का जो चौथा नंबर है वो सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, अब प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर केवल प्रतीकात्मक ज्ञान पर बल महत्व, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करते बच्चों को सहानुभूति, ठीक है, अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके या उसी पर आधारित विचार मंथन करके। इनकरेज चिल्ड्रेन टू मेक मल्टीटिव गेफ्स एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द सेम। कह रहा है कि समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किससे प्रवाहित कर सकती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या है, प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रेन टू बिकम इफेक्टिव प्रोग्राम सॉल्व। ठीक है, केवल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोत्साहित करती है। तो प्रत्येक छोटे कार्य के लिए केवल गलत उत्तरों को अस्वीकार करके बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधार एवं मंथन करने के लिए। तो हमारा 26 का जो चौथा नंबर प्रश्न होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे। 27 नंबर प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रो एंड डेवलपमेंट अकर इन रैपिड पेस। करा निम्नलिखित में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास की गति तेज होता है। तो इन्फेंसी एवं अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल अवस्था एवं मध्य बाल अवस्था एवं किशोर अवस्था एवं वयस्कता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, जिसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास की गति। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, ये तो सही है। विकास परिवर्तनीय होता है, मॉडिफाइल होता है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, किसी सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। तो ये हो जाएगा कौन सा, विकास प्रत्यय, विकास जीवन पर्यंत है, विकास आनुवंशिक, पर्यावरण, विकास सार्वभौमिक है, और क्या है, सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। क्या होते हैं, जो सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं वो प्रभावित करते हैं, इसमें कहा कि ये नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो गलत है वही सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो गलत था तो वही सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। यानी एक बच्चे से दूसरे बच्चे या एक लोगों से दूसरे लोगों के बीच जो विभिन्नताएं पाई जाती है वो क्या है। लोगों द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत या पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो हमारा 29 का जो 4 होगा वो करेक्ट हो जाएगा, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो आज का जो है लास्ट 30वां नंबर प्रश्न है और आज का लास्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा द्वितक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, ठीक है, जो हमारा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण कौन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं परिवार एवं पास पड़ोस, तो ये तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी एजेंट है हमारा, तो ये गलत हो जाएगा। परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, परिवार और मीडिया में मीडिया तो होगा लेकिन परिवार फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या पूछा है, द्वितीय समाजीकरण। उसके बाद तीसरा है विद्यालय एवं मीटिंग, ठीक है, उसके बाद है मीडिया एवं पास पड़ोस। तो निम्नलिखित में जो कौन सा समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है वो क्या हो जाएगा, द्वितीय समाजीकरण, तो वो हमारा हो जाएगा विद्यालय और मीडिया। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी सवाल आज नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।